नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी के नए नियमों के आधार पर। नए नियम यूजीसी के कई लोगों ने से मतलब सैकड़ों लोगों ने लिखा है। और जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स के कमेंट बॉक्स में लिखा है यूजीसी पर मैं क्यों साइलेंट हूँ, मैं यूजीसी पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर क्यों चुप हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुप हूँ, आपने ध्यान दिलाया वो अच्छी बात है। जनरली मैं कोर्ट को कंसंट्रेट करता हूँ, कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि हम रियलिस्टिक स्कूल के लोग हैं। रियलिस्टिक स्कूल का मतलब होता है जब कोर्ट के सामने दोनों का अपना अपना पक्ष जाता है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट क्या निर्णय लेता है और कोर्ट की इक्विटी क्या कहती है उसके आधार पर उस पर मैं कंसंट्रेट करता हूं। मैं सारी दुनिया को कोर्ट के माध्यम से देखता हूं। कोर्ट के माध्यम से जो लोग देखते हैं उनको उस स्कूल को ही रियलिस्टिक स्कूल कहा जाता है। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों के आर्गुमेंट होते हैं। हालांकि फिर भी मैं उसमें इनपुट्स ये डालने की कोशिश करता हूं कि क्योंकि कोर्ट में भी कुछ लोग ही प्रेजेंट करते हैं और वो पूरी बात वहां पर भी नहीं आ पाती। खैर, बात यहाँ पर यह है कि यूजीसी के नियमों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अपने पास कोई फंडिंग तो होती नहीं कि हम क्रिश्चियन कंट्रियों से फंडिंग लेते हों या इस्लामिक कंट्रियों से फंडिंग लेते हों। हम हिंदू समाज के लोग हैं, हमारा देश है, हम अपना कमाते खाते हैं, बच्चे पालते हैं और फिर अपने आधार पर इसको कहते भी हैं, इसको टीम लगाकर काम करते हैं जिसका पेमेंट भी अपनी जेब से जाता है। इसलिए मैं जो आपने रिक्वेस्ट की उसको करने के लिए कुछ समय के लिए टीम चाहिए होती है, उसने निकालकर जब मैटर दिया तभी आगे बढ़ा जा सकता है। यूजीसी के नियमों के बाद मामले में अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नोटिफिकेशन के नाम से ये नोटिफिकेशन आया है 13 जनवरी का। और इस नोटिफिकेशन की खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, ऐसे करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 के नाम से इसको लिखा है। इसमें 11 क्लॉज हैं और इन क्लॉजों में उसने बताने की कोशिश की है कि इक्विटी कैसे बहाल करनी है, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, खराबियाँ और पीछे जो कमियां रह गई हैं या जो अच्छा प्रमोशन इसमें किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पर क्या गाइडलाइंस जारी की हैं उस पर चर्चा करेंगे। SC ST एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइन जारी की हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये आया है। अब इसमें क्या कमियां रह जाती हैं और उसके परिणाम क्या निकलते हैं, इस पर भी हम आज इस विषय पर चर्चा, मतलब इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसमें 11 क्लॉजेस की जब मैं बात करता हूं तो शॉर्ट टाइटल है, एप्लीकेशन है, ऑब्जेक्शन है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, फिर डेफिनेशन का एक क्लॉज जुड़ा हुआ है और डेफिनेशन के क्लॉज के बाद ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी, यानी कि इंस्टीट्यूशन के अंदर इक्विटी प्रमोट करें, ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है, वो हमेशा से रहती है, कोई नया काम नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जितना बवाल है, जितना जो कुछ भी है वो इसके क्लॉज 5 में है। क्लॉज 5 में जितनी भी ऑब्जेक्शन और जो इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन या जो इंटरप्रिटेशन का मामला है वो इसके क्लॉज 5 का इंटरप्रिटेशन है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। यानी कि इसमें 3 प्रकार के संस्थानों की बात कही गई। इसमें यूनिवर्सिटी की बात कही गई, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कही गई और इसमें विश्वविद्यालय की बात कही गई है, यानी कि डिग्री कॉलेज की बात कही गई। इन तीनों ही में और इन तीनों के अलावा डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के अलावा क्लासरूम के अंदर या जितनी कैटेगरी बना सकते हैं, हर लेवल पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोलने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि हर स्तर पर आप एक इक्वल इक्विटी सेंटर खोलिए जहां पर अगर एट्रोसिटीज होती हैं, अगर कोई भेदभाव का मामला पड़ता है, अगर उसमें कोई प्रश्न खड़े होने का मामला बनता है तो फिर ऑनेबल, मतलब तब उस कमेटी के सामने रिपोर्ट की जा सके और वो रिपोर्ट करने के बाद उस पर 24 घंटे के अंदर, यानी कि विद इन 24 आवर्स उसकी कमेटी बैठेगी। कमेटी 15 दिन के अंदर उस पर निर्णय लेगी और निर्णय लेने के बाद वो उसको इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड कर देगी। इंस्टीट्यूट 7 दिन के अंदर निर्णय लेगा और अगर किसी को समस्या है तो ओम्बेड्स पर्सन उसमें बिठाया जाएगा, यानी कि एक अलग से अथॉरिटी बिठाई जाएगी जहां पर आप अपनी ग्रीवांस, यानी कि जिसके अगेंस्ट में हो गया है या जो डिससेटिस्फाइड है वो उसके पास जा सकता है।
जिस स्टूडेंट ने कंप्लेंट की है वो अगर डिससेटिस्फाइड होता है तो वो ओम्बड्सपर्सन के पास जा सकता है, और जिसके अगेंस्ट में किया गया है वो अगर डिससेटिस्फाइड होता है तो वो भी वो पर्सन के पास जा सकता है। और अगर ऐसा लगता है कि उस ओम्बड्सपर्सन को कि उसको किसी की ज़रूरत है तो फिर वो एमिकस क्यूरे भी अपॉइंट कर सकता है, उसका पेमेंट दिया जाएगा। एमिकस क्यूरे पूरे मामले की रिसर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो विभिन्न समुदायों से बात करेगा, विभिन्न स्टूडेंट से बात करेगा, टीचर्स से बात करेगा और करके अपनी रिपोर्ट लगाएगा। उस रिपोर्ट और जो ग्रीवेंस जिसकी है उन दोनों को देखने के बाद ओम्बड्सपर्सन उस पर डिसीजन लेगा। अगर आवश्यकता है कि वो SC/ST एक्ट का मामला बनता है तो ऐसी परिस्थिति में इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनेगी कि वो मामले पुलिस को दे दे। अब इसको ऐसे समझना चाहिए कि पूरा प्रकरण है क्या। असल में दो बड़े केसेस आए थे, एक रोहित वेमुला का केस आया था, एक पायल तवड़ी का केस आया था। दोनों में ही आत्महत्या की गई थी। हालांकि ये मानना चाहिए कि जब हम रोहित वेमुला की बात करते हैं तो रोहित वेमुला की जो रिपोर्ट 2024 में आई थी उसमें ये कहा गया था कि वो SC था ही नहीं, वो एक OBC कैटेगरी का व्यक्ति था, और ये कहा था कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो आत्महत्या की शिकायतें आ रही हैं या आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं उनके प्रेशर को रिमूव करने के लिए वहां पर ग्रीवेंस अथॉरिटी होनी चाहिए, वहां पर रिड्रेसल अथॉरिटी होनी चाहिए, वहां पर कंप्लेंट सेक्शन होने चाहिए, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होने चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कुछ गाइडलाइन भी जारी की थी और यह कहा था कि इनको जल्द से जल्द बनाया जाए। केंद्र सरकार ने उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन 2026 के नाम से बनाई, और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया वैसा सेंटर बनाने की बात कही गई है। उस सेंटर में यह भी कहा गया है, इसके सेक्शन 5 के क्लॉज 6 में उसने बताया है कि कौन कौन इसमें होगा। तो उन्होंने कहा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसमें होगा, मतलब जो कमेटी बनेगी, 3 प्रोफेसर्स उसमें होंगे जो कि फैकल्टी मेंबर होंगे, उसमें सीनियर फैकल्टी मेंबर होने चाहिए, एक स्टाफ का मेंबर होना चाहिए, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सिविल सोसाइटी होनी चाहिए जिनको इन मामलों की जानकारी हो, दो स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और इनके कोऑर्डिनेटर के रूप में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर इस्टेब्लिश एक्स ऑफिशियो मेंबर होना चाहिए, उसमें सेक्रेटरी के रूप में जो कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। इसके सेक्शन 5 के क्लॉज 7 में ये बात और कही गई है कि ये जो कमेटियां बनेंगी इसमें OBC होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट होनी चाहिए, शेड्यूल ट्राइब होने चाहिए और महिलाएं होनी चाहिए। यानी कि अब जो कंफ्यूजन की बात है वो ये कहा गया कि भाई चूंकि आपने ये कहा कि जो कमेटी बनेगी, ये जो सेंटर बनेगा, इस कमेटी में OBC होना चाहिए, SC होना चाहिए, ST होना चाहिए, डिसेबिलिटी का पर्सन होना चाहिए, वीमेन होना चाहिए, इसमें सवर्ण नहीं है। इसको अगर 2 इंटरप्रिटेशन लगाए जा सकते हैं। इसमें कहा गया मस्ट, इनको डालना जरूरी है, एक SC को, एक ST को, एक OBC को, एक वीमेन को, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, इनको डालना जरूरी। इसमें यह नहीं कहा गया है कि अदर देन दीज को नहीं डाला जा सकता, जबकि इसका इंटरप्रिटेशन यह लगाया गया कि केवल इन लोगों की ही कमेटी बनेगी। अगर यह कमेटी में किसी ने रॉन्ग इंटेंशन के साथ मुकदमा लिखवा दिया, रॉन्ग इंटेंशन के साथ अगर कंप्लेंट कर दी, तो फिर इसका परिणाम बड़ा गलत हो सकता है। और चूंकि वही एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहां पर होंगे, इसलिए सवर्णों के खिलाफ या नॉन SC ST OBC डिसेबिलिटी के खिलाफ अगर कंप्लेंट आई, और ये कंप्लेंट सुनने वाले भी चूंकि वही समुदाय के लोग हैं, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरह, वक्फ के ट्रिब्यूनल की तरह, कि भाई किसी हिंदू की जमीन को मुसलमानों ने वक्फ डिक्लेयर किया और इसका मुकदमा भी ट्रिब्यूनल के पास गया, ट्रिब्यूनल में भी मुसलमान ही बैठे हुए, तो ट्रिब्यूनल जनरली ऑर्डर मुसलमान के पक्ष में, वक्फ के पक्ष में करता है। ऐसे बायस एलिगेशंस देश भर में लगाए जा रहे थे कि भाई वो बायस हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी बताया जा रहा है कि अगर इसमें अदर देन SC ST OBC नहीं होंगे इस कमेटी में, तो फिर यह संभव है कि किसी नॉन SC ST OBC डिसेबिलिटी वीमेन के खिलाफ मुकदमा आ गया तो फिर ये मिलकर उसको निपटा देंगे, और कहीं ना कहीं बायस होने की संभावनाएं बनी रहती। लेकिन मेरा मानना यह है कि न लिखने का मतलब ये नहीं है, इसका एक क्लॉज जोड़ा जा सकता है जो कह सकता है कि इस
कमेटी में इन लोगों का भी होना आवश्यक है, यही लिखा हुआ है, लेकिन सवर्ण नहीं होगा ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशन उसमें सवर्ण को डालता है कि नहीं डालता है, या फिर नो अदर देन SC ST OBC वीमेन डिसेबिलिटी के किसी को डालता है कि नहीं डालता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मुझे लगता है इस क्लॉज में एक राइडर लगाना चाहिए था। वो राइडर ये होना चाहिए था कि जो इंस्टीट्यूशन मेंबर्स चुने उसमें SC ST OBC के अलावा उस कम्युनिटी का भी जिसके खिलाफ मुकदमा आया है, उसका ये जिसके खिलाफ एप्लीकेशन आया है, उस कम्युनिटी का भी व्यक्ति होना आवश्यक है। अगर SC के खिलाफ SC की पीड़ा है और किसी सवर्ण के खिलाफ है तो सवर्ण मेंबर भी होना चाहिए। ऐसा इसमें नहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके बगैर पर इनको डालते हुए भी कमेटी बनाई जानी चाहिए, ये बनाई जा सकती है, तो फिर गड़बड़ी की संभावनाएं इसमें बढ़ जाती। दूसरी एक और इसमें ग्रीवांस है जो मुझे लगता है कि पहले जो ड्राफ्ट यूजीसी ने बनाया था उस ड्राफ्ट में यह कहा गया था कि अगर गलत मुकदमा लिखवा दिया गया है, गलत एप्लीकेशन लिखवा दी गई है, गलत अगर उसमें कोई ग्रीवांस बता दी गई है, तो ऐसे उस छात्र या टीचर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी सामान्य है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर आप किसी को परेशान करेंगे। इस नए ड्राफ्ट में या जो नया 2026 का पास हुआ है इसमें यह बात हटा दी गई है और यह कहा गया है कि वो कार्रवाई के डर से आगे नहीं आएगा और वो घुट घुट कर आत्महत्या कर लेगा, बजाय कि वो वहां पर एप्लीकेशन देता, शिकायत करता। इसलिए इस क्लॉज को हटा लिया गया। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसलिए इस क्लॉज को हटा लिया गया है। अतः अब अगर वो गलत मुकदमा भी लिखवा देगा, गलत एप्लीकेशन दे देगा या फिर गलत शिकायत कर देगा और उसमें वो शिकायत प्रूफ नहीं कर पाता है या कर पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई उसमें आगे बढ़ेगी। अब ये जो कहा गया है इसके मतलब तो कई एक निकाले जा सकते हैं, कोई किसी प्रकार का मतलब निकाले, लेकिन इसके पीछे का जो एक और पहलू है वो पहलू हमको ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा 2018 में SC ST के कानून के खिलाफ या 2018 में SC ST के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुभाष महाजन का केस आया, सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें 2 जजेस की बेंच ने यह कहा था कि SC ST के मामले में मुकदमा लिखने से पहले, FIR लिखने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि CRPC या BNSS में भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी FIR लिखने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई सब्सटेंस आता है तो ही FIR लिखी जा सकती, नहीं तो नहीं लिखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून में ये प्रावधान था कि नहीं, FIR लिखी ही जानी चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अगर वो गलत थी तो उस पर FIR लगा दी, अगर वो सही थी तो ऐसे मामले में कार्रवाई आगे करनी चाहिए। SC ST के कानून में जो 1989 का है, जो 2018 में संशोधन किया गया था, SC ST के कानून में एक और खास बात जोड़ दी गई कि अगर FIR हुई है तो गिरफ्तारी मस्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने जजमेंट में यह कहा था कि वो गिरफ्तारी मस्ट नहीं होगी, उसकी एंटीसिपेटरी बेल भी हो सकती है और एंटीसिपेटरी बेल होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके डिपार्टमेंट की बिना अनुमति के कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसकी संस्तुति के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती। इस पर देश भर में बवाल भी हुआ था और बवाल के बाद केंद्र सरकार ने उसको रोल बैक कर लिया था 2020 में, जहां तक मुझे याद है। रोल बैक करते हुए सेक्शन 18A जोड़ दिया गया था और यह कहा गया था कि नहीं, FIR अगर ये FIR आपको अनकंडीशनल लिखनी पड़ेगी और FIR हो गई तो गिरफ्तारी भी अनकंडीशनल उसमें होगी और एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान भी नहीं होंगे। हालांकि मेरा मानना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आर्टिकल 226 में कोई जाता है, आर्टिकल 32 में जाता है, 227 में जाता है या CRPC की 482 में पहले जाता है, तो फिर उनको क्वैश करने का राइट होता है। हाई कोर्ट को किसी भी मामले को, चाहे वो SC ST क्यों ना हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, इसलिए वो उसको क्वैश भी कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर सकता है। ये केवल सारे जितने नियम केंद्र सरकार ने बनाए थे वो सब लोअर के लिए बनाए थे। यानी कि अगर हम बात इसकी आगे बढ़ाएं
तो फिर देश भर में एक बड़ा प्रभाव उसका पड़ा था। उसका प्रभाव यह पड़ा था देश भर में कि जब ये संशोधन केंद्र सरकार ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के राइडर को केंद्र सरकार ने पलट दिया था। उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव था और मध्य प्रदेश में शिवराज जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय कमलनाथ की सरकार बन गई थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी, और वो सरकार वोट से नहीं बनी थी, वो सरकार नोटा से बनी। जीतने वाले कैंडिडेट से ज्यादा नोटा दबा दिया गया था, जिसका परिणाम निकला था जितने सीटों पर नोटा दबा हुआ था, ज्यादा दबा था, वो सीटें बीजेपी की थी। और बीजेपी का विरोध उस समय सवर्णों ने यह कहते हुए कर दिया कि अगर कोई पार्टिकुलर समुदाय, अगर कोई पार्टिकुलर जाति किसी को टारगेट करके फंसाना चाहती है तो उसमें जो राइडर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था कि वो सही ही होना चाहिए, कम से कम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, उसके बाद ही उस पर मुकदमा होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। इस राइडर को हटा देना यानी कि वो सवर्णों के खिलाफ चला गया था। और कोई विद्वेष भावना से अगर मुकदमा लिखवाता है तो इसमें फंसने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में यह संशोधन भी उस समय चैलेंज किया गया था, पृथ्वीराज सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और 3 जजेस की बेंच ने कहा था कि केंद्र सरकार को यह राइट है कि वो इनमें संशोधन कर सकता है। उसने जो संशोधन किए हैं उनकी वैलिडिटी कर दी गई थी। तो आज भी वही मामला है। आज की तारीख में इसी प्रकार का यूजीसी रूल में यह संशोधन आया, जिसका मुझे लगता है कि अभी एक आध राइडर की आवश्यकता थी कि अगर विद्वेषपूर्व, क्योंकि हमारे यहां टॉर्ट के अगर मामले करते हैं तो वो ये कहता है अगर विद्वेषपूर्व कोई मुकदमा लिखवा दिया गया था तो उसमें मुकदमा हो सकता है। ये यूजीसी रूल्स के रेगुलेशन के बावजूद हो सकता है अगर किसी ने जबरदस्ती जानबूझकर लगाया। लेकिन इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी ध्यान देने वाली है कि एससी एसटी के मामले में सीधा मुकदमा पुलिस के पास हो, उससे पहले कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बिठा दी गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोलने की बात कही गई है कि सीधा एससी एसटी का केस, जो मैं कह रहा हूं 2018 का संशोधन था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बाद में केंद्र ने उस पर संशोधन कर दिया था, वो संशोधन एप्लीकेबल हो कि भाई सीधी एफआईआर हो, सीधी गिरफ्तारी हो, एंटीसिपेटरी बेल ना हो, वो लागू एफआईआर से पहले कॉलेज की एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी। कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जहां पर कोई भी व्यक्ति मुकदमा लिखवा सकता है या अपनी ग्रीवांस लिखवा सकता है, और उस ग्रीवांस को पर पहले यूनिवर्सिटी काम करेगी या कॉलेज काम करेगा या कमेटी काम करेगी। कमेटी जब उसको वेरीफाई कर लेगी तो ही वो मामला पुलिस के पास जाएगा। अदरवाइज दोनों पार्टियों को बिठाकर भी दंडात्मक कार्रवाइयां यूनिवर्सिटी के लेवल पर की जा सकती हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पर उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी तो फिर मामला वहीं पर शांत हो सकता है। अगर नहीं मानता है व्यक्ति, फिर दोबारा से ऐसा करता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है, उसको कॉलेज से बाइकाट किया, मतलब रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है, उसकी डिग्रियां वापस भी ली जा सकती हैं अगर वो दोबारा तिबारा ऐसा कुछ करता है। तो मैं मानता हूं कि कुछ एक राइडर इसमें लगा दिए जाएं तो और अच्छा हो जाएगा। वैसे ये कानून अपने आप में बता रहा है। हालांकि इसका एक सुझाव मेरा भी हो सकता है कि आप स्कूल में, कॉलेज में जब एडमिशन लें तो उसका सरनेम मत लिखिए और पता भी ना लगने दीजिए कि वो किस जाति का है, किस उससे आता है। उसका चूंकि सरनेम मत लिखिए, सरनेम की जगह उसके पिता का नाम लिखिए, और आगे लिखना तो उसके गांव का नाम, शहर का नाम, जैसे दक्षिण भारत में कई एक राज्यों में ऐसा लिखा जा सकता है। उसकी जाति केवल सरकारी रजिस्टर में या स्कूल के गोपनीय रजिस्टर में लिखी जा सकती है। उसकी सार्वजनिक स्कूल में जाति नहीं हो सकती। उसका नाम अगर एक है, अनिल नाम है, तो अनिल जी सफिशिएंट है, अनिल जी, उनके पिताजी का नाम भी लिखा जा सकता है। और अगर उसमें जाति न लिखी जाए, जैसा कि कई हाई कोर्टों ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि भाई जाति नहीं लिखनी चाहिए लिटिगेशन की जब तक जाति खुद में डिस्प्यूट ना हो, तो स्कूलों में भी ये हो सकता है, कॉलेजेस में भी ये हो सकता है। और जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि कौन किस जाति का है तो एट्रोसिटी का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर इस तरह का माहौल जो देश में बनता है, उस माहौल से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। मुझे लगा कि यूजीसी के जो नियम हैं, इन नियमों का जो
इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसको सही से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके नियमों का जो गजट हुआ है उसका नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश बोथ में है, उसको भी मैं कहूंगा टीम से कि वो कमेंट बॉक्स में नीचे उसका लिंक डाल दे ताकि आप उसको सही से पढ़ सकें और उसकी इंटरप्रिटेशन लगा सकें, उसके अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लगा सकें, उसके इंटरप्रिटेशंस में आपको कोई कंफ्यूजन या किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।